आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी ही खूबसूरती से कर रहे होंगे। वेल, हमारे बॉलीवुड में आज हम बात करेंगे हॉरर सिनेमा की। तो साहब, हमारे बॉलीवुड में हॉरर सिनेमा की बात अगर की जाती है तो उसमें एक नाम ज़रूर आता है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो नाम जिसका या जिस ब्रांड का नाम एक वर्चस्व हुआ करता था हॉरर और डरावनी फिल्मों में, नाम था रामसे ब्रदर्स। तो आज हम बात करेंगे रामसे ब्रदर्स और राम गोपाल वर्मा साहब, इन दोनों के ट्रीटमेंट के बारे में। इन्होंने जब हॉरर फिल्म्स पर काम किया तो क्या था। हालांकि रामसे ब्रदर्स का जो फर्स्ट एंड द लास्ट प्रोजेक्ट जो अब तक है वो सब हॉरर पर ही है, लेकिन राम गोपाल वर्मा ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉरर पर ही काम किया। उन्होंने अलग अलग तरह की फिल्मों का निर्माण किया, लेकिन जब वो हॉरर में कूदे तो उन्होंने बताया कि हॉरर को एक अलग दृष्टि से, एक अलग दृष्टिकोण से किस प्रकार देखा जा सकता है। तो आज मुझे लगा कि मुझे इस पर भी थोड़ा सा अपने दर्शकों को ये बात, ये फ़र्क, ये समानता असमानता के बारे में कुछ बताना चाहिए। राम गोपाल वर्मा और राम से ब्रदर्स, अगर इन लोगों का नाम नहीं आता तो ये मुनासिब नहीं कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में हॉरर के बारे में कुछ कह सकूं, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं हैं तो हॉरर है ही नहीं। वेल, इन दोनों ने हॉरर की दुनिया में अपने अपने अंदाज से लोगों के दिलों में खौफ पैदा किया। ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो जो व्यक्ति इनकी फ़िल्म्स को जानता है, उन्होंने इनकी फ़िल्म्स को देखा है, तो वो इस बात से पूरी तरह से मुझसे एग्री करेंगे कि इन्होंने जो एक अंदाज़ रखा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट स्कूल ऑफ जो है ना आर्ट, वो है इनके साथ में। किसी भी का भी कंटेंट किसी के साथ कॉपीड नहीं है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति बाद में आता है उसको एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है, लेकिन राम गोपाल वर्मा की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने कोई भी इंस्पिरेशन रामसे ब्रदर्स से नहीं ली, बल्कि उन्होंने जो चीज़ दिखाई वो उनके उल्टे टेक्निक से दिखाई। मतलब जो रामसे ब्रदर्स ने जो तरीका यूज़ किया डर को पैदा करने के लिए, राम गोपाल वर्मा ने उस चीज़ को बिल्कुल ओवर रूल्ड कर दिया, उसको बिल्कुल पलट दिया। ये मैं कहने का मेरा तात्पर्य है। लेकिन इन दोनों ने ही दर्शकों के दिलों में अपने अपने अंदाज में जो खौफ पैदा किया, वो खौफ आज भी दिखता है। मैं खुद भी उसी खौफ का मारा हुआ इंसान हूँ, इसीलिए मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड करती हैं कि मैं इनके बारे में आपको बताऊं। इनका जो स्टाइल था, यानी तरीका या जो थीम था, वो एकदम डिफरेंट होता था। थीम में भी आप देखिए कि जो बैकग्राउंड होता था वो अलग होता था। तो आज हम अपने इस अध्याय में, इस वीडियो में, इसी बात के ऊपर एक चर्चा करेंगे और उसका टाइटल रहेगा राम गोपाल वर्मा और राम से ब्रदर्स के हॉरर सिनेमा का फ़र्क या उनका सच, और वो भी बड़ी ही बारीकी से। तो पहले बात करते हैं हम राम से ब्रदर्स की। राम से ब्रदर्स, जो कि उनकी शुरुआत 1970 से हो चुकी थी। 1970 से लेकर के 1980 तक राम से ब्रदर्स ने हॉरर में अपना एक छत्र राज, जिसको बोलते हैं कि मोनोपोली, उनकी इस प्रकार रही कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई हॉरर पर भी फिल्म्स बना सकता है। लेकिन साहब, जब जब राम से ब्रदर्स ने हॉरर पर फिल्म बनाई, लोगों को ना सिर्फ उनका इंतज़ार रहता था, बल्कि लोग डरने के लिए उत्सुक रहते थे। तो ये एक नया उन्होंने ट्रेंड सेट किया हिंदी फिल्म सिनेमा में। और उनकी फिल्मों में आपको अक्सर पुराने खंडहर, जो उनके सेटिंग होती थी, जो यानी सेट्स कैसे होते थे उनमें, पुराने खंडहर, अंधेरी रातें और जो रहस्यमय आवाज़ें सुनने को मिलती थी, जैसा कि हमने देखा है कहानियों में होता है, कहानी की किताबों में होता है, उस प्रकार। तो उनका जो सिनेमा है, वो हॉरर सिनेमा है, वो
एक होता है गोथिक नॉवेल, अगर आपने पढ़े हो तो गोथिक सेटिंग्स पर आधारित रहता है। जो लोग लिटरेचर को जो समझते हैं, इंग्लिश लिटरेचर को, वो गोथिक शब्द उनके लिए कोई पुरानी चीज़ नहीं है। तो जहाँ अक्सर एक डरावनी हवेली की बात होती है, भूत या कुछ अजीब सी आत्माओं की बात होती है, तो इनका जो कैमरा है, इनकी कहानी जो है, वो इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है। मैं ये तो नहीं कहता कि भूत इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन जो कहानियां हैं ना, वो भूतों के इर्द गिर्द घूमती हैं। और भूत कहाँ घूमते हैं? वो डरावनी हवेलियों में घूमते हैं। तो उदाहरण के तौर, अब मैं बीच बीच में इसलिए थोड़ा हंसता चल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं डरा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस बात से डरें नहीं। क्योंकि पहले भी जब मैंने ये कंटेंट बनाया था, तो बहुत सारे जो व्यूअर्स थे, उन्होंने ये कहा था कि आप, हमें तो कहानी से ज़्यादा आपके सुनाने पर डर लग रहा है। तो बहरहाल, इसलिए भी मेरा ये रीज़न है। चलिए, उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं राम से ब्रदर्स की, तो पुराना मंदिर और जो वीराना है फिल्म, पुराना मंदिर प्रदर्शित हुई थी सन 1983 शराबी के समय में। जब अमिताभ बच्चन की शराबी थिएटर्स में लग रही थी, उसी समय पुराना मंदिर भी थिएटर्स में लग रही थी। और ये बताते हैं कि पुराना मंदिर में कहीं ज़्यादा भीड़ थी शराबी फिल्म के अपेक्षा। लेकिन ये था कि जो स्टार्ट हुआ वो पुराना मंदिर फिल्म में, जो लोगों ने जो उस फिल्म को प्रेम दिया और डर डर करके उस फिल्म को जो देखा, बार बार देखा, बार बार डरे, बार बार देखा, बार बार डरे। और आज भी वो फिल्म जब आती है जी एक्शन पर या किसी भी चैनल पर, इतना मज़ा आता है उस फिल्म को देखने में, और ख़ास तौर पर रात को। उसी प्रकार एक फिल्म थी वीराना, इसको कौन नहीं मतलब याद करेगा, जहाँ तक हॉरर की बात होती है। वो वीराना तो बल्कि 2 कदम और ज़्यादा आगे बढ़ के थी, और उसका जो टेक्निक था वो पुराना मंदिर से थोड़ा-सा डिफरेंट था, और उसमें वास्तव में बुरी हालत हो जाती थी लोगों की। तो ऐसी फ़िल्मों के जो पात्र और सेटिंग का रामसे ब्रदर्स ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया। इन फ़िल्मों में एक प्रकार की एक फैंटेसी होती थी। कहीं न कहीं हमें लगता था, बीच में जैसे ही कोई कॉमिक रिलीफ आ जाता था हल्का-फुल्का, तो हमें, हमारा दिमाग ये सोच लेता था कि हाँ यार, ये हो सकता है कोई कहानी हो जो कि ज़िंदगी से ना मिले। हमको ऐसा लगता है उनकी फ़िल्म को देखने से। जैसे ही उसमें कहीं कोई कॉमेडी आ जाती थी, और ऐसा होता नहीं था कि रामसे ब्रदर्स की फ़िल्म और उसमें कॉमेडी ना हो। वो होता है कि ये लिटरेचर का रूल होता है कि कॉमिक रिलीफ दिया जाता है, जिसको हम ड्रामेटिक रिलीफ बोलते हैं, कि आप लगातार एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा गहराई से बात कर रहे हो, तो दिमाग किसी का ख़राब हो सकता है। कि हम किसी के दिमाग में एकदम हॉरर चीज़ को लगातार दिखा रहे हैं, तो थोड़ा-सा रिलीफ देने के लिए हमें उसको एक अलग तरह से, उसको फैंटेसी से अलग एक दुनिया को कायम करना होता था। तो जो उनके जो कहानी होती थी, कहीं न कहीं वो दर्शक उस चीज़ को पुरानी कहानियों से या लोक कथाओं से, या जो भूत प्रेत का जो एहसास है, वो इस प्रकार से होता था कि लोगों को लगता था कि हाँ यार, ये लोक कथाओं में ये चीज़ होती है। उनके सिनेमा में बहुत ज़्यादा खून खराबा होता था। लाल रंग से उन्हें विशेष प्रेम है। उनकी फ़िल्मों में रेड कलर का यूज़ बहुत ज़्यादा है, और रेड कलर आपको मालूम है, लाल जो रंग होता है वो उत्तेजना का प्रतीक होता है। वो एक, जिसको बोलते हैं, सेंसुअल सीन होते थे, कई बार रात के सीन भी होते थे। तो वो फ़िल्म में ये सारी चीज़ें, ग्लैमर भी डाला जाता है, वो थोड़ा-सा अलग किस्म का ग्लैमर है, उस ग्लैमर को डाला जाता था। लेकिन वो सारी जो चीज़ें जो रखते थे, वो रेशियो, वो बहुत ही ज़्यादा सरलता के साथ होता था। उसमें कोई भोंडापन या ऐसा नहीं था कि वो फ़िल्में आप अपने परिवार के साथ में नहीं देख सकते थे। ये ख़ास बात रही रामसे ब्रदर्स की, कि उन फ़िल्मों में कुछ गाने या कुछ, जिसको हम सो कॉल्ड अश्लील बोलें आज की तारीख में, तो एक साफ़ सुथरी फ़िल्म भी जिसको बोलते हैं ना, उसमें भी उतनी ज़्यादा अश्लीलता आ जाती है कि जितना आपको रामसे ब्रदर्स की फ़िल्मों में ऐसी कोई अश्लीलता नहीं होती थी। लाल रंग का यूज़ होता था। जो हीरोइन होती थी वो बड़ी ही अट्रैक्टिव होती थी फेस फिगर वाइज़, और इस वजह से उनको बाद में अच्छे मौके भी नहीं मिलते थे और फ़िल्म्स के लिए, क्योंकि वो सिर्फ़ इन्हीं फ़िल्म्स के लिए टाइपकास्ट हो जाती थी। और
जो गांव और छोटे शहरों के लोगों को ये सारी चीज़ें बड़ी ही आकर्षित करती थी। आज भी गांव गांव के जो लोग होते हैं और जो छोटे शहरों के लोग होते हैं उन्हें राम से ब्रदर्स की फिल्में ज़्यादा पसंद आती हैं बजाय राम गोपाल वर्मा की जो फिल्में होती है ना उनके बजाय, क्योंकि उसमें वो ही कल्चर होता था, सब कुछ उसी तरह से होता था। कहानियाँ में गांव या जो उनके डायलॉग्स होते थे वो एक रोज़मर्रा की जो हमारे बातचीत होती है उसी प्रकार के डायलॉग्स होते थे। ऐसा लगता नहीं था कि वो लोग डायलॉग बोल रहे हैं, ऐसा लगता था कि वो ये नेचुरल बातचीत कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं राम गोपाल वर्मा साहब के हॉरर की, तो वो जो हॉरर है वो बड़ा खतरनाक टाइप का हॉरर है। मैं आपको बताऊं कि जब कोई हॉरर आपके दिमाग पर चढ़ जाता है ना, जिसको हम बोलते हैं मनोवैज्ञानिक डर, तो राम गोपाल वर्मा है ना, वो एक साइकोलॉजिस्ट मानता हूं मैं उनको, साइको एनालिस्ट मानता हूं कि वो जब बात करते हैं हॉरर की तो एक अलग ही इफेक्ट होता है। राम गोपाल वर्मा ने एक नए अंदाज में हॉरर को पेश किया। मैं दाद देता हूँ उनके जो टेक्निक है और उनका जो एक अलग रवैया है चीज़ों को दिखाने का, प्रोजेक्शन जो उनका है ना, बहुत शानदार। कि उस व्यक्ति को ये मालूम है कि मैं जो सोच रहा हूँ उसको मैं पर्दे पर कैसे दिखाऊं। तो जब वो पर्दे पर इतना शानदार दिखा पाते हैं तो उनके मन में कितना अच्छा बनाया होगा जो पर्दे पर उन्होंने इतना शानदार दिखाया हर चीज़ को। तो उन्होंने हॉरर को जिस अंदाज में, नए नए अंदाज में जो अपनी फिल्मों के ज़रिए पेश किया है वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन उसमें हर फिल्म में यही था कि वो जो हॉरर है वो मनोवैज्ञानिक तरीके से दिखाया जाता है, वो आपके सिर पर चढ़ जाता है वो हॉरर, और आपको वास्तव में चीज़ों से डर लगता है। इंसानों से नहीं, चीज़ों से भी डर लगता है। कोई एक इंसान भीड़ में अगर किसी को डरा सकता है, दिन में डरा सकता है, वो वास्तव में कोई डर होता है। रात में तो हर कोई डर सकता है, अकेले में तो हर कोई डर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति भीड़ में डरा दे या जो आपको अंधेरे से अलग उजाले में डरा दे, रोशनी में डरा दे, ऐसी कई फिल्म हैं राम गोपाल वर्मा की। मैं अगर आपको फिल्म भूत की बात करूं, उसमें जितने भी सीन हैं जिसमें डराने का काम है, जिसमें इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन उसमें बरखा मदान है जो भूत का जिसने किरदार निभाया है, और उधर फरदीन खान। वो जो दिखाया है वो ज़्यादातर दिन के सीन में डराया है रियल में। चाहे तो वो समुद्र का किनारा हो, वहाँ पर भी दिन का सीन है। दिन के साथ में पूरे लोग बाग हैं समुद्र के किनारे, जो चहल पहल होती है, उस चहल पहल में अगर कोई व्यक्ति डरा सकता है तो वो राम गोपाल वर्मा है। और इस तरह से वो जो चीज़ है वो ऐसे काम करती है कि यार, मैं ऑडियंस अगर देखता है इस तरह से, तो ऑडियंस को कभी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती है कि मैं भीड़ में डर सकता हूँ या मैं दिन में डर सकता हूँ। लेकिन राम गोपाल वर्मा ने हर जगह पर ये चीज़ प्रूव की है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है उनकी। एक फिल्म में नहीं, कई फिल्मों में उन्होंने जो डराया है वो भीड़ के बीच में और दिन के उजाले में डराया है। तो ऑडियंस का जो एक अंदर एक जो धारणा होती है ना कि मैं दिन के उजाले में नहीं डर सकता और मैं भीड़ के बीच में नहीं डर सकता, उन्होंने वो चीज़ पर काम किया, उस चीज़ पर काम किया है, और जो अब ऑडियंस की ये धारणा को तोड़ दिया राम गोपाल वर्मा ने। तो अब वो स्थिति है कि जो ऑडियंस है वो दिन के उजाले में भी डरना सीख गई, और अकेले में तो डरती ही थी, अब वो भीड़ के बीच में भी डरना सीख गई। जबकि यही होता ही उस तो राम गोपाल वर्मा ने जो सो कॉल्ड रूल्स थे ना, तथाकथित जो नियम थे डराने के, उनको ना सिर्फ तोड़ दिया बल्कि उनको पलट के रख दिया। मैं आपको इसलिए फिल्मों के उदाहरण मैंने आपको दिया, ऐसे ही कई फिल्में हैं वहाँ पर। जैसे मैं आपको रात फिल्म का एग्जांपल देता हूँ, जिसके ऊपर मैंने पहले भी कंटेंट बनाया था। अगर आपने रात फिल्म को देख लिया ना तो आप समझ जाएंगे। और रात फिल्म कब की थी? 1990 की फिल्म थी। बहुत सारे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि राम गोपाल वर्मा ने अपनी शुरुआत बहुत पहले कर दी थी। फिल्म द्रोही, शिवा, ये जो फिल्में थी ना, इनमें राम गोपाल वर्मा, और फिर बाद में वो रात जो फिल्म थी उसके साथ आए। वो फिल्म कब आई और कब चले गई ये मालूम ही नहीं चला कुछ लोगों को। लेकिन वो फिल्म जब भी दिखाई जाती है ना, तो आप देखिए कि उसमें कुछ रिजेम्बलेंस है रात
और भूत फिल्म में काफ़ी हद तक एक समानता है। लेकिन साहब अगर आप रात को भी देखेंगे ना, रात को अगर दिन में भी देखेंगे या रात को आप कभी भी देखेंगे ना, तो आपको खतरनाक चीज़ है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सबके बीच में ही देखिए इस फ़िल्म को, और दिन में ही देखिए। हालाँकि मैं ये समझता हूँ कि जब मैंने ये कहा कि आप दिन में भी डर सकते हैं और भीड़ के बीच में भी डर सकते हैं, फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप रात में अकेले अकेले होने के बजाय, रात में अकेला होकर के डरने की बजाय, आप दिन के उजाले में भीड़ के बीच में अगर आप डरेंगे ना, तो वो जो डर है ना, वो थोड़ा-सा ठीक होगा आपके लिए। वरना आप मुझसे कह सकते हैं या आप बीमार पड़ गए, आपको कुछ हो गया, तो मेरे ऊपर ये आ सकती है और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग कमज़ोर दिल वाले हैं ना, या जिन्हें चीज़ों को भूलते नहीं हैं आसानी से, वो उनको इस तरह की फ़िल्में नहीं देखनी चाहिए, ख़ास तौर पर राम गोपाल वर्मा की जो फ़िल्में हैं। क्योंकि ये दिमाग पर चढ़ती हैं ये फ़िल्में, और इसका असर बहुत जल्दी नहीं जाता, और मैं कहता हूँ जाता ही नहीं है इसका असर। जो व्यक्ति अंधविश्वास को या सपनों में ज़्यादा यकीन रखते हैं, और जो तर्कों से चीज़ों को नहीं सोचते हैं, और जो ज्ञान को नहीं समझते हैं, मैं कहता हूँ जो कही सुनी बातों पर यकीन करते हैं और जो अफ़वाहों पर यकीन करते हैं, अगर उन लोगों ने गलती से भी राम गोपाल वर्मा की 3-4 चीज़ें देख लीं, फ़िल्में देख लीं, तो उनका दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। ये गारंटी है। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ राम गोपाल वर्मा की अच्छाई कह रहा हूँ, तारीफ़ कर रहा हूँ या बुराई कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो सच्चाई कह रहा हूँ और अपना अनुभव बता रहा हूँ। हालाँकि हम ज़िंदगी में और भी बहुत सारे अनुभव लेते हैं, तो वहाँ पर ये अनुभव भी बहुत सारे अनुभवों में से एक होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत खतरनाक अनुभव है। तो ये जो इनकी फ़िल्में हैं, वो दिमाग के साथ खेलती हैं, ये तो मानना पड़ेगा, और एक मनोवैज्ञानिक डर का माहौल बनाती है आपके दिमाग में। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि फ़िल्म रात को अगर आप देखते हैं ना, तो आप समझिए कि जो भूत है, ये राम गोपाल वर्मा ने ये सेट किया भूत का पैटर्न कि यार ये भूत जो होते हैं, ये हमेशा खंडहरों में क्यों होते हैं? ये हमारे बीच में क्यों नहीं होते हैं? ये मेरे साथ में जो मेरा भाई है, या मेरे साथ में मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे साथ में मेरी वाइफ़ है, मेरे साथ में मेरी माँ है, मेरे मेरे पापा हैं, इनमें भूत क्यों नहीं हो सकता? तो उसने ये दायरा तोड़ा, और उनका भूत खंडहरों में नहीं है, उनका भूत घर में है। घर में है, आपके बगल में है, उस इंसान में है जिसको आप बरसों से जानते हैं। जिस इंसान पर आपको एकमात्र भरोसा है ज़िंदगी में, जिस इंसान के साथ में आप रात में सोते हैं, और उस इंसान के अंदर अगर भूत आ जाता है, तो आप बताइए क्या है? और वो भूत भी ऐसा आता है कि आपको लगता है कि यार ये हो सकता है। ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, ये हो सकता है। राम गोपाल वर्मा आपको इस तरह से दिखाता है चीज़ों को, आपको लगता है यार ये मेरी ज़िंदगी में हो सकती है, कभी भी हो सकती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर रामसे ब्रदर्स की बात करते हैं, तो हम कहीं न कहीं ये समझते हैं कि यार ये जो चीज़ है ना, ये कहानियों में होती है। हालाँकि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं डर भी रहा हूँ, लेकिन वो जो उनका भूत है ना, वो दिमाग पर नहीं चढ़ता। वहाँ हम जो रामसे ब्रदर्स दिखाते हैं ना, उसको हम कहानी की दृष्टि से भी देखते हैं। कहीं न कहीं हम किसी न किसी लोक कथा से या किसी डरावनी कहानी से उस फ़िल्म को नाप रहे होते हैं, तुलना कर रहे होते हैं। लेकिन जो रामसे ब्रदर्स के अलावा जो ये दिखाते हैं राम गोपाल वर्मा, इसका कंपैरिज़न किसी के साथ नहीं हो सकता। इसके साथ में कंपैरिज़न खुद का ही हो सकता है कि यार ये मेरे साथ चल रहा है, और आप डर जाते हो इस फ़िल्म में, रियल में। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इन चीज़ों को मत देखिए, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती या बर्दाश्त नहीं होती। अब यहाँ पर एक लड़की है, उसके भीतर एक आत्मा का वास हो जाता है। मैं भूत फ़िल्म की बात कर रहा हूँ। और जो इस फ़िल्म में भूत जो है ना, वो चीज़ों में डरावनी चीज़ें हो, मतलब चीज़ें डरावनी नहीं होती हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद में आपको सारी चीज़ें डरावनी लग जाती हैं। और इतना भयंकर वो असर होता है हर चीज़ का, कि आपको कई बार ऐसा लगेगा इस फ़िल्म को मैं बंद कर दूँ। लेकिन आप सस्पेंस इतने अच्छे होते हैं कि अगले पल क्या होगा, अगले पल क्या होगा, हम क्या होता है कि कुछ चीज़ों से डरते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हमको डर पकड़ लेता है, और उत्सुकता भी पकड़ती है साथ में। तो डर के साथ में उत्सुकता भी पकड़ती है कि आप बहुत ज़्यादा ईगर होते हो, आप बहुत ज़्यादा एंशियस होते हो कि आगे देखें क्या होता है। आप डरते जाते हो और आप चीज़ों को देखते जाते हो। असली डर वही होता है, मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ से डरते हो ना, डर से आप इम्प्रेस्ड हो जाते हो।
लेकिन राम से ब्रदर्स में आप कभी डर से इम्प्रेस्ड नहीं होते हो, लेकिन डर से मतलब प्रभावित नहीं होते हो आप राम से ब्रदर्स की फिल्मों को देख करके। लेकिन यहाँ पर आप डर से इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हो, इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हो कि डर से आपको डर लगता है, लेकिन साथ ही साथ आप क्योंकि डर से प्रभावित भी हो तो आपको उस प्रभाव में उस डर को देखना अच्छा लगता है, उसकी सीढ़ी पर आगे चलना अच्छा लगता है। हालांकि आप डरे हो, लेकिन दो चीज़ एक साथ मिलती हैं आपके साथ में। ये मेरा खुद का एक तजुर्बा है जो मैं बताता हूँ, वो कोई कहानी नहीं है, वो कोई किसी की कही सुनी बात नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें जो मेरे साथ हुई हैं और ऐसा है। अब अगर हम राम से ब्रदर्स की बात करें, तकनीक की और सिनेमाटोग्राफी की, तो राम से ब्रदर्स की फिल्म जो है वो बहुत ज़्यादा सीमित बजट में बनी होती थी, इसलिए उनके जो इफ़ेक्ट्स भी होते थे ना, वो इतने स्पेशल इफ़ेक्ट्स नहीं होते थे और बड़े सीमित इफ़ेक्ट्स होते थे। और सबसे बड़ी बात, राम से ब्रदर्स की फिल्में है ना, सबसे फास्टेस्ट जो फिल्म प्रोडक्शन जो होता था ना, वो राम से ब्रदर्स का होता था। मैं आपको बता रहा हूँ, एक फिल्म को मात्र मात्र 40 से 45 दिन लगते थे पूरी फिल्म को बनने में। इतना फास्ट भी उन्होंने प्रोडक्शन किया अपनी फिल्म में, क्योंकि उनका कोई भी काम घर से बाहर नहीं जाता था। जितने भी भाई हैं, 5-7 जितने भाई हैं, 7 भाई, अब तो खैर डेथ भी हो गई 2-3 की, तो और साथ में फादर, इन्होंने किसी एक्टिंग स्कूल से कोई ड्रामा नहीं लिया, सारे काम घर में बैठ कर के सीखे। और कोई एडिटिंग कर रहा है, कोई डायरेक्शन कर रहा है, कोई कैमरा संभाल रहा है, कोई ये वो सारे काम, इवन शूटिंग तक में भी आप समझें, रेस्ट हाउस में रहते थे, गेस्ट हाउस में रहते थे, बड़े सीमित बजट में, और खाना जो थी वो घर की लेडीज़ पकाती थी वहाँ पर, और बड़े मस्ती के साथ में खाते थे, खिलाते थे। ये माहौल रहता था राम से ब्रदर्स का। अब आप देखिए, मैं बात कर रहा हूँ टेक्निक की, तो राम से ब्रदर्स की फिल्में जो होती है ना, वो जैसा मैंने बताया सीमित बजट के साथ में होती है, इसलिए इफ़ेक्ट्स भी बड़े सीमित होते हैं। उनका ज़्यादातर जो फोकस होता है ना, वो धुंध होता है, अंधेरा होता है, उसमें छिपे खतरे, और जो मेकअप होता था वो साधारण मेकअप होता था, साधारण मेकअप, और जिसमें लोग डरावनी भावना को महसूस कर सकें। कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि नहीं यार, ये जो व्यक्ति है ये मैं नहीं हूँ, या ये कहीं ना कहीं बनावटी हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक मुखौटे का एहसास भी होता था। हाँ, एक दो जगह पर मुखौटे का एहसास नहीं हुआ था। अगर हम अनिरुद्ध जो उनके अग्रवाल, जो उनके जो बहुत पसंदीदा भूतों में से थे, हालांकि भूत का रोल उन्होंने उनके फिल्मों में कई लोगों ने किया, माड़ी की रानी ने भूत का रोल किया, और एक रॉय रॉय करके थी, मोना रॉय, उन्होंने भी किया। लेकिन जो अनिरुद्ध अग्रवाल ने जो रोल किया सांबरी का, वो जो फिल्म पुराना मंदिर में, वो एक अलग ही है मामला, है ना। तो इस तरह से उन्होंने जो दिखाया, वो एक उस तरह से दिखाया साधारण मेकअप के साथ में। लोग डरे, लेकिन लोगों ने डरने के साथ में एंजॉय भी किया। कुछ लोग राम गोपाल वर्मा की फिल्मों को अगर आप 50 लोगों को दिखाएंगे ना, तो आधे से ज़्यादा लोग इस समय नहीं डरेंगे। या अगर राम गोपाल वर्मा को कोई जानता भी नहीं है, तो भी 50 लोगों को अगर आप उनकी फिल्में दिखाएंगे ना, तो 50 में से शायद 10 लोग डरे ही ना, वो उसको सिर्फ एक कॉमेडी की तरह लेंगे। लेकिन साहब, राम गोपाल वर्मा की फिल्मों को आप कॉमेडी की तरह नहीं ले सकते हो, राम से ब्रदर्स की फिल्मों को आप कॉमेडी की तरह ले सकते हो, है ना। क्योंकि मैंने बताया कि कुछ लोग, अगर आपको फिल्में दिखाई जाएं राम से ब्रदर्स की, तो आप कॉमेडी की तरह लेंगे उन फिल्मों को, आधे से ज़्यादा लोग आज की तारीख में, क्योंकि वो सब चीज़ों को देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं। आज की तारीख में हंसने के और गुस्सा करने के वो सब जो जो साधन है, वो बदल बदल चुके हैं। तो जो हॉरर राम से ब्रदर्स की फिल्में उस समय पैदा किया करती थी, शायद आज की तारीख में उतना ज़्यादा वो इफ़ेक्ट उतना ना कर पाएँ। क्यों? क्योंकि जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं वो बीते समय के साथ में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं। वहाँ हमें साफ मालूम चलता है, आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल की जो जनरेशन है, वो शायद राम से ब्रदर्स की फ़िल्मों को देख कर के उतनी ज़्यादा डरे नहीं। हाँ, इंस्पायर्ड हो सकते हैं बहुत अच्छे तरह से, और भी उनमें बहुत सारी चीज़ें दिखाते थे। हालाँकि राम से ब्रदर्स की फ़िल्मों में विविधता होती थी, ग्लैमर होता था, गाने होते थे। लेकिन राम गोपाल वर्मा की किसी भी फ़िल्म में कोई गाना नहीं है इस तरह की फ़िल्म में, क्योंकि वो एकदम, जिसको प्योर बोलते हैं ना, नीट हॉरर परोसते हैं राम गोपाल वर्मा।
हो सकता है मैं बोलने में कहीं कंफ्यूज्ड हो जाऊं, मैं कहीं राम गोपाल वर्मा बोल दूं, कहीं मैं रामसे ब्रदर्स बोल दूं, लेकिन आप समझिएगा मैं दोनों के सिनेमा में भी अंतर बताता हुआ चल रहा हूं आपको। तो आप समझिए कि वहीं राम गोपाल वर्मा ने जो आधुनिक तकनीक का जो यूज़ किया, नो डाउट बहुत शानदार था। और मैं तो कहता हूँ 1990 में जो फिल्म आई थी रात, उस समय तो उनके पास भी टेक्निक नहीं थी, क्योंकि 1990 में और उससे पहले ये इनकी फिल्में भी आती थी, वीराना और महाकाल जो फिल्म थी 1991 में आई थी, महाकाल, ये रामसे ब्रदर्स की। और उससे थोड़ा सा पहले या उसके समकक्ष या उसके समकालीन जो थी वो राम गोपाल वर्मा की रात, ये दोनों फिल्में एक साथ आई थी, लेकिन फिर भी टेक्निक थोड़ा डिफरेंट था दोनों का। राम गोपाल वर्मा ने आधुनिक तकनीक का यूज़ बहुत अच्छे तरह से किया और अपनी फिल्मों में एक सिनेमेटिक इफेक्ट जो डाला है उसका जवाब नहीं है। उनकी फिल्मों में जो कैमरा एंगल है ना, वो डरा देता था आपको, कैमरे का जो मूवमेंट होता है वो डरा देता है। रात जो फिल्म है उसमें कैमरे का मूवमेंट है वो आपको डराता है। ऐसे ही भूत फिल्म में कैमरे का जो मूवमेंट है वो आपको डराता है। जो कैमरे का एंगल है, एंगल मतलब किस कोने पर किस तरह से चीज़ों को दिखाता है, वो एंगल आपको डराता है। दूसरा, जब वो कैमरा मूवमेंट करता है, किस तरह से जो मूवमेंट करता है ना वो, और लाइटिंग, लाइटिंग जो होती है वो भी आपको डराने के काम में लाई जाती है। उसका यूज़ किस तरह से होता है कि आप रामसे ब्रदर्स की फिल्मों में तो लाइटिंग को पकड़ सकते हैं, लाइट है किस कलर की है, लेकिन राम गोपाल वर्मा की फिल्मों में भी लाइटिंग भी डराने के काम में यूज़ किया है उन्होंने। किस टाइप का लाइट लाइट रखना है, डिंगी लाइट रखना है, तेज़ रखना है, कैसा रखना है, फ्लो रखना है, कम रखना है, कैसे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो डरावने माहौल को तैयार करने के लिए उन्होंने किया। और ख़ास किस्म की लाइट्स का यूज़ किया जाता है राम गोपाल वर्मा की फिल्मों में। अब फिल्म भूत में केवल साउंड इफ़ेक्ट और कैमरा मूवमेंट से ही बहुत बुरी तरह से डराया गया है। साउंड जो होती है, ऐसी साउंड नहीं थी जैसी रामसे ब्रदर्स की फिल्मों में जो साउंड थी। तीखी आवाज़ों का यूज़ नहीं किया राम गोपाल वर्मा ने। लेकिन उधर अगर हम रामसे ब्रदर्स की बात करते हैं तो तीखी आवाज़ों का यूज़ किया। बिल्ली के चिल्लाने की आवाज़ का यूज़ किया, या म्यूज़िक जो या इंस्ट्रूमेंट्स था उनका उनका यूज़ किया। उसमें सिंथेसाइज़र का यूज़ किया, ज़बरदस्त कीबोर्ड्स के यूज़ किए, गज़ब। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो जो फ़ोली आर्टिस्ट जिस तरह से ढक, टक, धड़ंग, टक, ठक, ठक, ये आवाज़ें होती हैं राम गोपाल वर्मा की, इस तरह से। और जो वहीं रामसे ब्रदर्स की होती हैं, झंझट, वो आपने देखा होगा, वो पुराना जो ट्रैक था, वो मैं क्या बोलूँ उसको अब आप जो उनका जी हॉरर शो में जो स्टारिंग जो होता है वो किस प्रकार का होता है, एनट पिंटो की आवाज़ में जो ऊपर से नीचे तक जो आवाज़ लेकर के आती है, गज़ब। कई फिल्मों में उस डरावने इफ़ेक्ट को देने के लिए वो जो इफ़ेक्ट है वो यूज़ किया, म्यूज़िकल इफ़ेक्ट। आज भी अगर वो म्यूज़िकल इफ़ेक्ट आप खुले में चला दो ना तो हालत ख़राब हो जाए लोगों की, लोग डर जाएं, सहम जाएं, कांप जाएं। आप देखिए कि अब थीम और टारगेट ऑडियंस की हम लोग बात करते हैं, तो रामसे ब्रदर्स की जो फिल्मों में थीम जो होता था ना वो बिल्कुल ट्रेडिशनल होता था, पारंपरिक होता था। और उसमें दिखता था अच्छा और बुरा, लड़ाई होती थी दो चीज़ों के बीच में। एक होती थी पॉजिटिव फोर्स, एक होती थी नेगेटिव फोर्स, एक गुड और ईवल के बीच में एक लड़ाई होती थी, जिसमें अंत में भूत को हरा दिया जाता था। ये दिखता था कि भूत को हरा दिया है। और सबसे एक जानदार बात है कि रामसे ब्रदर्स की फिल्मों में आपको भगवान हर जगह दिखाई देंगे, हर जगह, ज़्यादातर शंकर भगवान, ओम, ये आपको हर जगह दिखाई देंगे। वहीं दूसरी ओर रामसे ब्रदर्स मतलब के डिफरेंस में आपको राम गोपाल वर्मा की फिल्मों में कहीं कोई ईश्वर दिखाई देगा ही नहीं, है ही नहीं। प्योर हॉरर। यहाँ पर बीच बीच में भगवान को दिखाते हैं तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है ऑडियंस को, किसमें, रामसे ब्रदर्स में। लेकिन राम गोपाल वर्मा की फिल्मों में ऐसा नहीं है, कोई मंदिर नाम का कोई चीज़ नहीं है, पीछे तक भी कहीं कोई मंदिर नहीं दिखाते कि कोई गाड़ी गुजर रही हो, आगे से कार का एक सीन लिया जा रहा हो और पीछे कहीं मंदिर है, कहीं कोई 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 चर्च है, जैसे प्लस का निशान दिखाई दे जाए, ओम का निशान दिखाई दे जाए, नहीं दिखता। प्योर रफ एकदम
भाई डराना है तो डराना है, कोई गाना नहीं, कुछ नहीं। गाने से भी कॉमिक रिलीफ मिलता है कि थोड़ी देर चलो थोड़ा सा यार रिलीफ ले लिया, थोड़ा आराम ले लिया। गाना है तो गाने में तो डरावना गाना तो नहीं दिखाएंगे ना, तो उसमें तो थोड़ा ग्लैमर व्लैमर चलता है। लेकिन राम से ब्रदर्स की फिल्मों में कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं, दिखाना है तो पूरी तरह से दिखाना है, फर्स्ट एंड द लास्ट। वही चीज़ लगातार लगातार लगातार, पूरा 2.5 घंटे की फिल्म और सवा दो, आदमी की हालत ऐसी बुरी हो जाती है कि बस पूछो मत। और एक सेकंड का आराम नहीं देता राम से, वो सॉरी राम गोपाल वर्मा। कन्फ्यूजन हो जाता है ना नाम में, दोनों का नाम रा से है, राम गोपाल वर्मा और राम से ब्रदर्स। चलिए आप समझ पा रहे हैं मैंने, मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो ये है। तो उनकी फिल्मों में अच्छा अलग दिखता है, बुरा अलग दिखता है, और अंत में बुरे को हारते हुए दिखा देते हैं। ठीक है, तो अच्छाई पर मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। कहानियाँ जो हैं वो अत्यंत सरल हैं, और भारतीय पृष्ठभूमि हमेशा उनकी कहानियों में गांव, हमेशा देहात, या जो एक सिस्टम होता है कि भाई कहीं कोई दूर कोई डाक बंगला है और वहाँ पास में कोई बस्ती है, कोई कोई इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पर नौकर चाकर आते हैं, और कुछ फिर कोई गांव की कोई गोरी है वो कि वो दूध लेकर के आती है, या कोई अगर हीरो जाता है बगल में अगर किसी तालाब पर नहाने के लिए, या किसी नहर में नहाने के लिए, वहाँ पर पहले से ही कोई कोई गांव की कोई लड़की नहा रही होती है, फिर वो जो सीन जो होते हैं, फिर जो शहर की जो लड़की होती है जो हीरो के साथ शहर से आती है, और उसमें और जो गांव की लड़की में होता है थोड़ा सा वो राइवलरी होती है, हल्की फुल्की नोक झोंक होती है। उसके बाद में एक गाने की सिचुएशन पैदा होती है, गाने भी बड़े शानदार। वो बीते दिन याद हैं, वो पलछिन याद हैं, हम गुजारे तेरे संग जो, लगा के तुझे अंग जो, वो मुस्काना तेरा, वो 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 बलखाना तेरा, अभी तक है जवां, वो भीगी भीगी सर्दियाँ, है ना, दिसंबर का वो समा। गजब गाना, पुराना मंदिर। लेकिन इस तरह का कोई भी गाना, इस तरह का कोई भी सीक्वेंस राम से ब्रदर्स तो यूज़ करते हैं, लेकिन राम गोपाल वर्मा ने कभी ये कोशिश की ही नहीं, उनके गाने होते ही नहीं है इस तरह की फिल्मों में। अब राम गोपाल वर्मा की जो फिल्में हैं उसमें जो परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो देखने को मिलता ही नहीं है, वो अलग ही टेक्निक है उनका बिल्कुल। उनकी फ़िल्मों में वास्तव में डर लगता है हमें, क्योंकि कोई ऐसा चीज़ नहीं देते हैं जिससे हमारा मन थोड़ा-सा भी इधर-उधर हो जाए, हमारा दिमाग उसी में लगा रहता है। कोई रिलीफ़ नहीं, कुछ नहीं, कोई कॉमेडी नहीं, कोई गाना नहीं, जिसकी वजह से जो ऑडियंस है उनका दिमाग इधर से उधर हो जाए। सीधा लगातार डर, लगातार, लगातार, लगातार। और शहरी दर्शकों को ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। जो मॉडर्न लोग हैं, जो हाईटेक लोग हैं, जो महानगरों में मेट्रोपोलिस में रहते हैं, जो एनआरआईज़ हैं, उनको राम गोपाल वर्मा का इफ़ेक्ट अच्छा लगेगा। क्योंकि राम गोपाल वर्मा खुद भी एक मॉडर्न जो सोच के डायरेक्टर हैं, और उनकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा यंग है, यूथफुल है, जो वक्त के साथ में बदलती है, हमेशा बदलती है। उनके हॉरर का जो सिनेमा है वो कई बार अंत में अनसुलझा रह जाता है, और वो कभी भी अंत, मतलब अंत में भी आप देखो कि वो डराएगा ही। राम गोपाल वर्मा कभी भी इस बात पे छोड़ता नहीं है कि हॉरर खत्म हो गया। आप कोई भी फिल्म देखिए, वास्तुशास्त्र में हमको ऐसा लगता है कि इलाज हो गया, इलाज हो गया, इलाज हो गया, लेकिन जैसे ही वो दी एंड आने वाला होता है, वो लड़का जो सुष्मिता सेन के हाथों में जो लगा रहता है, सुष्मिता सेन का जो बच्चा होता है, वो जब आंखें खोलता है अंत में, हमको लगता है कि सब कुछ सही है। सुष्मिता सेन का आदमी मर जाता है ना, वो सब चक्रवर्ती वो चला जाता है, जो राजपाल यादव सब लोग मर जाते हैं, लेकिन सुष्मिता सेन आखिर में सोचती है कि मेरा जो बेटा है छोटा, ये ये मतलब बच गया, ये बच गया और मैं बच गई। लेकिन वो जब चिपकती है अपने बेटे से, हमको लगता है कि कहानियाँ ख़त्म हो गई और सब कुछ सही है, लेकिन देखते हैं वो लड़का जब आंखें खोलता है तो उसकी आंखों में भी वो जो है शैतानियत, और आंखों में जो एक भूत की फिल्मों में जो दिखाते हैं, हॉरर फिल्मों में जिस तरह की आंखें होती हैं, कैसी आंखें होती हैं भूतों की, वो आंखें दिखाते हैं, तो आपको मालूम चलता है कि यार ये तो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, और उसी जगह पर फिल्म को ख़त्म कर देते हैं। तो हमको लगता है यार ये तो गए काम से। और ये जो चीज़ होती है ना, ये इंसान में वास्तव में डर पैदा करती है कि भूत एक ऐसी चीज़ है कि जो हट नहीं सकती है, दिमाग से जाती ही नहीं है। जब आप ये बता दो कि ये चीज़ का एंड नहीं हो सकता, जब किसी चीज़ की मौत नहीं हो सकती ना, तब आपको उस व्यक्ति से बहुत डर लगेगा। तो जब किसी आदमी की मौत नहीं हो सकती, उससे ही डर लगे, तो जब कोई भूत है अगर उसकी मौत ना हो, तो आप बताइए।
तो वो तो टर्मिनेटर वाली बात हो गई ना कि वो मरता ही नहीं है कभी, तो वो इफ़ेक्ट होता है बड़ा गज़ब का। अब आप देखिए कि रामसे ब्रदर्स और राम गोपाल वर्मा के जो हॉरर है ना, उसमें ये जो स्टाइल है, ये स्टाइल अप्रोच इनका फ़र्क है। रामसे ब्रदर्स ने जो लोकल फैंटेसी है, उस हॉरर का जो ट्रेंड था वो सेट किया, और आज भी जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है वो एक अलग किस्म की है। गज़ब की खूबसूरत एक्ट्रेसेस। अच्छा, राम गोपाल वर्मा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी फ़िल्मों में ग्लैमर नहीं दिखाते थे। वो ओरिजिनल जो फेस होते थे ना, उस पर मेकअप भी नहीं होता था। जो जब वो डरावनी फ़िल्में बनाते हैं, हाँ, रंगीला जैसी उन्होंने कोई फ़िल्म बनाई, उसमें गज़ब का वो रहता था, क्योंकि वो हॉरर वाला जो मैनरिज़्म था, वो नहीं होता था फ़िल्म का। लेकिन जिस फ़िल्म में राम गोपाल वर्मा ने हॉरर पर काम किया, उनकी जो एक्ट्रेस को आप देखिए, चाहे रेवती हो रात फ़िल्म में, चाहे आप उर्मिला मातोंडकर हो। उर्मिला मातोंडकर को आप भूत में देखिए, और उसी उर्मिला मातोंडकर को अगर आप रंगीला में देखेंगे या दौड़ में देखेंगे, तो वो उर्मिला मातोंडकर आपको लगेंगी नहीं। इस तरह से कौन में आप उर्मिला मातोंडकर को देखिए, आप कोई वो एक ओरिजिनल फेस के साथ में, कोई मेकअप कुछ नहीं, हल्का-फुल्का मेकअप तो ख़ैर करती हैं लड़कियाँ, लेकिन एक जो हैवी मेकअप होता है, जो फ़िल्म के लिए यूज़ होता है, वो कोई भी मेकअप नहीं है। तो आप देखिए कि राम गोपाल वर्मा का जो हॉरर है, वो साइकोलॉजिकल हॉरर है, और वो एक नया अनुभव होता है हम सबके लिए, और इस वजह से उन्होंने भी अपनी जो जगह है, वो एक अलग ही मुकाम पर हासिल की है। तो लेकिन मैं यहाँ पर कोई कंपैरिज़न नहीं कर रहा, मैं इन दोनों की बात इसीलिए कहूँगा क्योंकि इन दोनों का जो हॉरर है ना, उसमें आपस में कोई भी मुकाबला नहीं है, कोई तुलना नहीं है। लेकिन फिर भी साहब, क्योंकि ये अलग-अलग जॉनर हैं, ये अलग-अलग टेक्नीक है, अलग-अलग विधाएँ, विधा तो एक ही है लेकिन तरीका अलग-अलग है। तो जहाँ तरीके अलग होते हैं ना, वहीं पर ही कंपैरिज़न होता है। और ये भी सच्चाई है कि जब तरीके बिल्कुल अलग हों, वहाँ कंपैरिज़न होना भी नहीं चाहिए। नहीं हो सकता, लेकिन उसी चीज़ पर लोग बाग कंपैरिज़न उसी चीज़ पर करते हैं। 2 समान चीज़ का कंपैरिज़न कभी नहीं हो सकता। तो ये एक विडंबना है। इसलिए भी ठीक है, ये दोनों ही मेरे दिल से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मैं इनमें किसी को ना तो कम कहूँगा, ना किसी को ज़्यादा कहूँगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट अगर पसंद आया हो, और अच्छी बात है कि आपको समझ में भी आया हो, तो इस मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें, और मुझे बताएँ कि कौन-सा हॉरर स्टाइल आपको ज़्यादा पसंद है, रामसे ब्रदर्स का या राम गोपाल वर्मा का, राइट? मुझे आपके कमेंट्स का, आपके आपके जो रिस्पॉन्सेस का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ इस वादे के साथ कि एक नए अध्याय के साथ मैं आपकी सेवा में, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार, फिर से हाज़िर होता हूँ। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, और अपने-अपने कामों में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।